सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी इस यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग उन सारे लेक्चर्स का एक शॉर्ट रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। तो पहला क्या करने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नई चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सारी चीजें। एग्रीगेट डिमांड क्या कह रहा है, इट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट का मतलब यहाँ पर है टोटल expenditure on ex ante consumption and ex ante investment that all the sectors of an economy are willing to incur at each income level। यहाँ कहने का मतलब जरा ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट आप देखना यहाँ पे। इट इज एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है टोटल और एक्सपेंडिचर का मतलब है टोटल खर्चा। टोटल जो आपने पूरा खर्चा, ठीक है, एस्टिमेट करा हुआ है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है प्लान, आपने प्लान करा हुआ है कि इतना मैं कंज्यूम करूंगा और इतना मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर मेरी इतनी इनकम रही, इतना पैसा आता रहा, तो मैं उस इनकम में से इतना पैसा तो मैं खर्च कर दूंगा और इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जो टोटल है। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला, या तो मैं उसको खर्च करूंगा या तो मैं उसको क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। पूरी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा आपका गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा आपका एक्सटर्नल सेक्टर। जितने भी सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, चारों सेक्टर्स के खर्चे और इन्वेस्टमेंट के टोटल को एग्रीगेट डिमांड बोला हुआ है। दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स के जितने भी खर्चे और जितने भी इन्वेस्टमेंट है, उन सबके टोटल को एग्रीगेट डिमांड बोला हुआ है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये सारी क्या प्लान्ड है कि इतना मैं पैसा खर्च कर दूंगा या इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। समझ में आ गया, या तो इतना पैसा मैं खर्च कर दूंगा या तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। तो यानी कि टोटल जितना भी मैंने प्लान करा है अपनी इनकम का, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड। दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, याद रखना, इट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन प्लान्ड कंजम्पशन एंड प्लान इन्वेस्टमेंट। जितना भी मैंने प्लान करा है खर्चा और जितना भी प्लान करा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों का टोटल, दैट ऑल द सेक्टर, जितने भी इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर की बात करी है, ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू इंकर एट ईच इनकम लेवल। समझ में आ गया होगा। तो चारों सेक्टर का टोटल कर दिया, तो विद एग्रीगेट डिमांड आ गया यहाँ पे C+I+G+X-M। ठीक है, सी मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X-M मतलब नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो C+I एग्रीगेट डिमांड जब भी आएगा आपका, तो वो 2 सेक्टर के ही केस में आने वाला है। ठीक है, और यही हमने पूरे चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस भी करा है। ठीक है, अगर एक चीज याद रखना कि अगर एग्जाम में पूछा जाए एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में कि कंपोनेंट्स बताइए एग्रीगेट डिमांड के, तो आपको चारों कंपोनेंट्स बताने हैं। अब 2 कंपोनेंट्स मत बता देना, आपको बताने तो 4 ही है। ठीक है, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। इट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू। ठीक है, अब मैंने 10,000 यूनिट बनाई है, यूनिट अलग बात है, बट उसकी मनी वैल्यू की बात कर रहा है कि वो 10,000 यूनिट कितने की बनी है या फिर कितने की है। ठीक है, विच पेड टू, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, विच पेड टू द फैक्टर प्रोडक्शन अगेंस्ट द फैक्टर सर्विसेज। जो भी फैक्टर सर्विसेज उसमें लगी है, उसमें जो भी अमाउंट हमने पे करा है। ठीक है, दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एक प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा, हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो उसमें, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन सारे प्रोड्यूसर्स ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा है एक ईयर के अंदर, उस ईयर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा है, उनकी मनी वैल्यू को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। क्लियर हो गया, एग्रीगेट डिमांड क्लियर हो गया, एग्रीगेट सप्लाई क्लियर हो गया। इसे नोट कर लीजिए, वैसे भी आप लोगों ने नोट करा हुआ है, तो रिवाइज करिए। आगे अब मैं बताता हूं और आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आपके सामने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और 4th पॉइंट है आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब दोनों पॉइंट है क्या, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विच मेड इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम।
यानी कि आपकी इनकम कुछ भी हो, वटएवर आपकी इनकम 0 हो या लाख हो, ठीक है, आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि आपका प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से नहीं होता। ठीक है, आप जो पैसा आप LIC खोलने पे जो आप पैसा लगाते हो, ठीक है, या फिर बैंक में पैसा आप सेव करते हो, ठीक है, तो ये पैसा जो है कि आप सेव करते हो इसलिए नहीं करते ताकि आपका प्रॉफिट आए, और ये भी नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ गई तो उसमें आप LIC आप ज्यादा पे करोगे, या आपकी इनकम कम हो गई तो LIC आप कम पे करोगे। जितना आपको पे करना है उतना तो आपकी जानी है, ये फिक्स होता है। तो ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है ये प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से नहीं होता, ये मेन आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे आपकी इनकम चाहे ज्यादा हो या आपकी इनकम कम हो। जो आपकी इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की। ये हम क्या होता है, ये प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि इस यहाँ पर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ पे पैसा और ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट और आ रहा है, इनकम और हो रही है, अब मुझे एक्सपेक्टेशन और हो रही है, तो क्या होगा, मैं और पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। यानी कि मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो मैंने ज्यादा पैसा लगा दिया, मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगा तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपकी बढ़ रही है। बट इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में आपकी इनकम चाहे बढ़े या घटे, आपकी इन्वेस्टमेंट सेम रहती है, इसका आपका प्रॉफिट से कोई लेना देना इसका नहीं होता। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। ठीक है, तो अभी से आप नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को भी आप बना लीजिए, आगे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 5th और 6th पॉइंट में आए तो जरा ध्यान से देखें, कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है और सेविंग फंक्शन क्या कहता है। अब इट एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो यानी कि इनकम और कंजम्पशन के बीच के जो रिलेशन होता है, उनके बीच के रिलेशन को जो शो करता है उसे बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, यह हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सी मतलब यहाँ पर आपका कंजम्पशन है, एफ मतलब आपका फंक्शनल रिलेशन है, और वाई मतलब आपकी इनकम है। ठीक है, अब अगर आपको कंजम्पशन निकालना है तो यहाँ पे दिया हुआ है सी बार क्या था, याद करो सी बार क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, प्लस में बी क्या था आपका MPC। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं MPC क्या होता है, MPC डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा C का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच के रेशियो को हम बोलते हैं MPC, और MPS क्या था, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई। दैट मीन्स चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम सेविंग में कितना चेंज हो रहा है और इनकम में कितना चेंज हो रहा है, उनके बीच के रेशियो को हम बोलते हैं MPS। ठीक है, इसी तरह हमने पढ़ा था APC C अपॉन में वाई, इनकम और कंजम्पशन और इनकम के बीच के रेशियो को हम बोलते हैं हम लोग APC। ठीक है, और APS सेविंग और कंजम्पशन के बीच के रेशियो को बोलते हैं हम लोग APS। MPC चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, MPS चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, APS आपका सेविंग अपॉन में इनकम, और APC कंजम्पशन अपॉन में इनकम। ठीक है, ये चार चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से इसे समझ भी चुके हैं, कि डायग्राम को भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका कंजम्पशन फंक्शन, इससे आपका क्या निकल जाता है, आपका कंजम्पशन निकल जाता है। ठीक है, सेविंग फंक्शन आपका क्या होता है कि आपका इनकम और सेविंग के बीच के रिलेशन को शो करता है। किसके बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में, कि किस इनकम पर आपकी कितनी सेविंग होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपका क्या निकल जाता है, आपका सेविंग निकल जाता है। माइनस एस बार दैट मीन्स ऑटोनॉमस सेविंग, प्लस में 1 माइनस बी मतलब MPC, और ये ब्रैकेट के बाहर जो है वो हमारा इनकम है। ठीक है, किस लेवल पर कितनी सेविंग होनी चाहिए वो आपका सेविंग फंक्शन से निकल जाता है। किस लेवल पर हमारा कितना कंजम्पशन होना चाहिए, किस इनकम पर कितनी कंजम्पशन होनी चाहिए, वो आपका कंजम्पशन फंक्शन से आपका निकल जाता है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो पेड स्टूडेंट्स हैं उसके लिए असाइनमेंट्स उन लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और अपने असाइनमेंट टाइम टू टाइम आप सबमिट करते रहिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और भी अच्छे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट की तरफ जाएं तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या कह रहा है,
It refers to that point in the level of income of which consumption is just equal to the income. ठीक है, जो भी आपका कंजम्पशन है इनकम के अगर बराबर है उस लेवल को, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर आपका सेविंग जीरो होता है, जहां पर आपका सेविंग क्या होता है, जीरो होता है. तो देखिए जरा इस डायग्राम के थ्रू, ये आपकी इनकम का लाइन जा रही है और ये आपका कंजम्पशन का डायग्राम जा रहा है. तो यहाँ पे देखो इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आपका सेविंग आपका जीरो है. तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे आप लोग, ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, ये आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट. समझ में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, इसे और नोट कर लीजिए, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं. आइए इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं 7th, 8th, 9th और 10th पॉइंट. अभी क्या कह रहे हैं पॉइंट्स. सबसे पहले बोल रहे हैं एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने पहले ही बताया था, एक्स एंटे का मतलब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, प्लान्ड, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इट रेफर्स टू द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट या फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कि मैंने सोचा कि इस साल में इतना पैसा क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा. मैंने प्लान करा है, एक्चुअल से मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट हो या कितना ना हो, बट मैंने प्लान इतना करा कि मैं इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा. तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. इसी के साथ मैं बात करूं एक्सपोस्ट की. एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारा, एक्चुअल में अब मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट. इट रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जिस पीरियड में मैंने सोचा कि मैं 10 लाख मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, उस पीरियड में जब मैंने एक्चुअल में जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी तो मैं 8 लाख ही इन्वेस्टमेंट कर पाया. तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी थी, मेरी 8 लाख, और मेरी डिजायर और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कितनी थी, जिसमें प्लान इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, वो 10 लाख थी. क्लियर हो गया पॉइंट. इसी के साथ एक्स एंटे सेविंग और एक्सपोस्ट सेविंग, जैसा हमारा था एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, सेम ऐसा ही हमारा सेविंग के साथ है. एक्स एंटे सेविंग क्या कहता है, इट रेफर्स टू द डिजायर सेविंग और प्लान सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. ये इतना पैसा मैं क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा. हर बंदा सोचता है कि मुझे कार खरीदनी है, मैं हर साल इतना पैसा सेव करूंगा तो मैं कार खरीद लूंगा. बट एक्चुअल में जब वो ईयर खत्म होता है तो आप कंपेयर कर दो कि मैंने कितना सोचा था और कितना हुआ, वो डिफरेंट होता है. ठीक है, तो वही जो आपने सोचा था उसे क्या बोलेंगे, एक्स एंटे सेविंग, जिसे आपने प्लान करा था, और जो एक्चुअल में हुआ है उसे बोलेंगे एक्सपोज सेविंग. इट रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी. ठीक है, विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, जिस लेवल पर आप क्या करते हो, आपकी इनकम देखो अनएक्सपेक्टेड होती है, या फिर जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनकी तो एक्सपेक्टेड है कि हाँ इतना तो मिलने ही वाला है. ठीक है, बट जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, जो फिर जिनकी जॉब फिक्स नहीं है, तो उनकी तो अनएक्सपेक्टेड इनकम है कि इतनी इनकम आएगी भी या इतनी इनकम नहीं आएगी, या तो इससे ज्यादा भी इनकम आने वाली है. ठीक है, तो उनकी इनकम पे डिपेंड होता है कि कितना पैसा वो सेव कर लेंगे. तो वो एक्चुअल सेविंग में जाके पता चलता है कि मैंने इतना पैसा सेव करा. ठीक है, उसे बोलेंगे एक्सपोज्ड सेविंग. हमने अब क्या पढ़ा 7th में, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, 8th में एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे सेविंग और एक्सपोज्ड सेविंग. ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में. अब हम देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इट इज defined as a situation where someone of working age is not able to get a job. मतलब उसकी वर्किंग एज है, वो काम कर सकता है, बट उसे जॉब ही नहीं मिल रही. ठीक है, तो उसे बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट. वर्किंग एज पर मतलब एक ऐसी एज है जो काम करने लायक है, बट उसे वहां पर जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगा, अनएम्प्लॉयड पर्सन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन पर्सन हु आर एबल टू वर्क, जो काम तो कर सकता है बट काम नहीं करना चाहता. कहने का मतलब क्या है, काम तो वो कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है उस काम को करने की, बट वो खुद ही काम नहीं करना चाहता है. चाहे वो कोई भी रीजन हो सकता है, या वो काम उसके लायक ना हो, या तो उसको एग्जिस्टिंग जो वेज रेट है वो उतनी मिल नहीं रही हो जितनी वो इच्छा करता हो. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है, एबिलिटी तो है उसके अंदर, बट वो विलिंग नहीं है, इच्छा नहीं कर रहा है, यानी कि अपनी मर्जी से वो क्या है, बेरोजगार है. तो उसे बोलेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब है अपनी मर्जी से बेरोजगार होना.
यही अगर मैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में देखूं, यहाँ तो क्या है कि वो क्या है कि काम तो करना चाहता है बट उसे काम ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अपनी मर्जी से बेरोजगार था, बट यहाँ अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है, यहाँ उसे काम ही नहीं मिल रहा। बंदे के अंदर एबिलिटी तो है, देखेंगे पर इट अकर्स व्हेन दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, मतलब एबिलिटी भी है और विलिंग भी है, इच्छा भी है और काम कर भी सकता है। और जिस रेट पर काम मिल रहा है, जो रेट चल रहा है मार्केट पे, उस मार्केट रेट पर भी काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा ना। काम नहीं मिल रहा ना तो क्या कहलाएगा? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है यहाँ पे काम वो करना चाहता है, जो मार्केट रेट चल रहा है उस रेट पर भी काम करना चाहता है बट उसे क्या है, काम नहीं मिल रहा, तो वहां पर क्या कहलाएगा? वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तो थे इस यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इसे जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ताकि जो पिछला आपने कवर करा है वो रिवाइज हो जाए और जो आगे करवाने वाला हूं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच।